सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले हम क्लास में कर चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? क्लास में पहले हमने किया था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर था जहां पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट हम किस टेम्परेचर को बोलते हैं? तो जहां पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों का सेम वेपर प्रेशर हो जाए उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? इसकी डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे? इट इज द टेम्परेचर। भाई टाइम पे आया को ना सारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एडमिट ही करती रहूं, नोट्स अपने साथ साथ पढ़ा लेना। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट आपका है, इट इज द टेम्परेचर वेयर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट गेट कोएग्जिस्ट, बोथ हैव सेम वेपर। 2 मिनट और रहने देती हूँ, पढ़ाने पर मैं एडमिट ही कर लूँ सारों को। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, freezing point is the temperature where both solid and liquid are in equilibrium. Both solid and liquid are in equilibrium. या आप ये भी कह सकते हो, जो भाई ऐसे तो नहीं बनेगी बात, अपने टाइम पे आए तो सारे बच्चे। या सेकंड पॉइंट आप ये भी बोल सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट है, उन दोनों का सेम वेपर प्रेशर हो जाए, ठीक है। इट इज द टेम्परेचर वेयर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, वेयर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड हैव सेम वेपर प्रेशर। तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आपको पिछला टॉपिक ध्यान हो बॉइलिंग पॉइंट वाला, उसमें ये था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में जस्ट इसका अपोजिट होगा। आप सबको पता है अगर हम फ्रीज करें प्योर वाटर को, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। लेकिन अगर मैं वाटर में क्या डाल दूं? सोल्ट डाल दूं। सोल्ट कैसा सोल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो वाटर में अगर मैं ऐड कर रही हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो जो आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो 0 डिग्री से भी कम होगा, -, डिग्री में होगा। कहने की बात ये है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें कंक्लूजन ये आया था कि जब हम ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। सेकंड में ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। अब थर्ड में क्या होगा कि ये फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है। There is the decrease in freezing point और depression in freezing point, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके आगे, तो कंक्लूजन समझ गए आप लोग? on addition of non volatile solute in a solvent, freezing point of solution decreases. Freezing point of solution decreases as
कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रहा था, एलिवेट कर रहा था, बट जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे डिप्रेस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब बेटा इसके बाद यहाँ पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, साथ साथ नोट डाउन आप कर लेना इसको। चलिए अब इसका ग्राफ देखो बेटा सब ध्यान से। तो ग्राफ हमारा सेम होगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में होगा। टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा। अब आज हमें क्या करना है, वाटर को फ्रीज करना है, मतलब कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा मेरे पास ये टेम्परेचर था, उस टाइम लिक्विड का ये वेपर प्रेशर था। अब मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, लिक्विड को ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करने पर टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटने पर वेपर प्रेशर भी घटेगा। ओके, तो भाई लगातार हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। हमने इस पॉइंट पे मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो भी सॉल्वेंट था वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। ठीक है, इस टेम्परेचर पे आते आते हमारे पास जो भी सॉल्वेंट था वो पूरा बिल्कुल फ्रीज हो गया, वो जम चुका है। मतलब ये जो ग्राफ है वो किसका है? लिक्विड सॉल्वेंट का है। इट मींस अब तक जो सॉल्वेंट की स्टेट है वो लिक्विड थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके सारा लिक्विड आपका फ्रीज हो गया है, जम गया है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया लिक्विड सॉल्वेंट का। अब इसके आगे आप देखो बेटा, अब यहाँ पे पानी, मान लो ये सॉल्वेंट वाटर ही है, और आप मान लो ये टेम्परेचर 273 केल्विन ही है, तो यहाँ आके आपका सारा वाटर फ्रीज तो हो गया है। उसके बाद भी आप इसे टेम्परेचर को कम करे जा रहे हो, तो वो जो आइस बनी है वो और ज्यादा हार्ड होती जा रही है, उसका और कम टेम्परेचर होता जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली क्या घट रहा है? टेम्परेचर, साथ में क्या घट रहा है? वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे आके सारा वाटर फ्रीज हो गया था, तो जो ये पॉइंट है इसको मैं नाम दूंगी टी एफ नोट का। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? टी एफ नोट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने लिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब हम ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को और भी डिप्रेस कर देगा, मतलब कि माइनस डिग्रीज में जाके अब तुम्हारा सॉल्वेंट है वो फ्रीज होगा। तो मैंने शुरू किया इसको सेम टेम्परेचर से, तो लगातार टेम्परेचर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इस पॉइंट को ये आगे क्रॉस कर गया और यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, तो ये जो पॉइंट आया इसे तुम क्या बोलोगे? टी एफ। इसे क्या बोलोगे? टी एफ। टी एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी एफ का मीनिंग क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी एफ नोट क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच का ये गैप है, जो इन दोनों के बीच का ये गैप है, इसे हम बोलेंगे डेल्टा टी एफ। इसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बेटा ये ग्राफ था लिक्विड सॉल्वेंट का, यहाँ आके सारा लिक्विड फ्रीज हो गया था, तो इससे आगे का जो ये ग्राफ है ये सॉलिड सॉल्वेंट, ये किसका है? सॉलिड सॉल्वेंट का। और ये जो ग्राफ है ये आपका सॉल्यूशन, किसका है? सॉल्यूशन का। तो ऐसे हमने पॉइंट दिखा दिया ए बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। तो जो ए से बी का ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड सॉल्वेंट को, बी से सी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड सॉल्वेंट को, और सी टू डी जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन को। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो इस ग्राफ में, अगर मैं कंपेयर करूं टीएफ को और टीएफ नोट को, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टीएफ नोट है ना वो जाता है किससे? टीएफ से। किससे? टीएफ से। अब ये टीएफ नोट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सोल्वेंट। TF नोट है क्या बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्वेंट। और जो ये TF है वो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्वेंट। और जो इन दोनों के बीच का गैप होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल्टा TF से, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF। और डेल्टा TF किसके इक्वल होगा? TF नोट माइनस TF। डेल्टा TF, व्हाट इज डेल्टा TF? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF क्या है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किसके इक्वल है बताओ? TF नोट माइनस TF के इक्वल है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा TB के केस में क्या था? डेल्टा TP इक्वल टू TP माइनस TP नोट। बट डेल्टा TF के केस में क्या है? TF नोट माइनस TP। ठीक है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा था। तो ये यहाँ पे इसका ग्राफ हुआ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। जो टॉपिक हमारा सेकंड था ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सेम वही टॉपिक है। ठीक है, बस हमने सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पे चेंज कर लिया है। किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से। तो अब इसके आगे का टॉपिक देखो। हाँ भी ये नोट डाउन हो गया, ग्राफ बना लिया तो रब कर दो इसे। नहीं मैम? यस मैम। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आ गया भाई। मान लो हमारे पास वाटर ही है, तो वाटर तो कहाँ आके जम जाएगा? 273 केल्विन पे। तो हम मान सकते हैं ये पॉइंट 273 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर टेम्परेचर और कम हो रहा है तो बर्फ तो बन चुकी है, अब वो आइस और ज्यादा हार्ड होती जा रही है। तो आगे जो ये ग्राफ है वो किसका है? सॉलिड सॉल्वेंट का है। एक तो मैं फ्रिज में रखूं सिंपल वाटर को और एक मैं रखूं सोल्टी वाटर को, तो सिंपल वाटर जल्दी फ्रीज होगा एज कंपेयर टू सोल्टी वाटर, क्योंकि सोल्ट कैसा सोल्यूट है? नॉन वोलेटाइल। और उसका क्या काम है? इट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब सिंपल वाटर फ्रीज 0 डिग्री पे होगा, लेकिन जो सोल्ट वाला वाटर है वो माइनस डिग्रीज में जाके ही फ्रीज होगा। तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आएगा वो कहीं ना कहीं कम आएगा एज कंपेयर टू प्योर सोल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? वो ज्यादा हो गया था, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। अब इसके आगे आप देखिए, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट है जो डेल्टा TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M का मतलब क्या होगा? मोलैलिटी। तो आप क्या कहोगे? इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो डेल्टा TF है ना, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? because it depends on the molality of solution। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है? सॉल्यूशन की मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है मोलैलिटी क्या है? कंसंट्रेशन का ही मेथड है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन ही तो है मोलैलिटी। इसीलिए डेल्टा TF भी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखिए, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो ये KF यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या नाम देंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आपको ध्यान हो पिछले टॉपिक में Kp था, डेल्टा TP इक्वल टू Kp इंटू M। तो हमने Kp को क्या नाम दिया था? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसे जो हमारा KF होगा उसको हम क्या नाम देंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा TF किसके इक्वल आया? KF इंटू M के इक्वल आया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के। ठीक है, अब आगे देखिए, सेम उस टॉपिक की तरह है। अब अगर मैं ये कहूं इफ मोलैलिटी इक्वल टू 1, इफ मोलैलिटी इक्वल टू 1, अगर हम मोलैलिटी को यूनिटी कर दूं, इंडिपेंडेंट कर दूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो आप बताओ डेल्टा TF किसके इक्वल आ जाएगा? KF के। और आपको पता तो है जो मोलैलिटी है M वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है,
मोलैलिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मैंने मोलैलिटी को यहाँ कांस्टेंट कर दिया, इंडिपेंडेंट ही कर दिया। तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ गया? के एफ के। अब एग्जाम में बहुत बार 1 मार्क में आता है डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज इक्वल टू, आप बताओ जो ये के एफ ओ किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। It is equal to depression in freezing point when molality of the solution, when molality of the solution is taken as unity। जब हम सॉल्यूशन की मोलैलिटी को क्या हम कर लेते हैं? यूनिटी कांस्टेंट कर लेते हैं, तब जो हमारा डेल्टा टी एफ है वो किसके इक्वल हो जाता है? के एफ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लो बेटा। बस अब इसकी बची एप्लीकेशन, फिर टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट ऑफ के एफ निकालोगे, सेम आएगी जो हमने क्लास में किया था, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ यूनिट ऑफ के एफ क्या आएगी? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आप निकाल भी सकते हो। यूनिट ऑफ केपी भी तो यही थी ना, आपको देखो कि यूनिट केएफ की निकालनी है, तो केएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ बाई एम। टेम्परेचर मीटर किस में होगा? केल्विन में, और मोलैलिटी क्या है? मोल पर केजी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, हाँ भी ये हो गया नोट, तो मैं इसे रब करूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, अब इसके आगे देखिए। अच्छा, अब आप बताओ केपी की वैल्यू क्या थी? 0.52। वाटर के केस में केबी की वैल्यू क्या थी? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ऐसे केएफ फॉर वाटर कितना होता है? केएफ फॉर वाटर एग्जाम में कभी गिवन नहीं आता बेटा। वाटर का केएफ आपको याद रखना है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, केपी की वैल्यू क्या थी वाटर के लिए? 0.52। ऐसे केएफ की वैल्यू क्या है वाटर के लिए? 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, ये आप कर लें। तो इसके बाद हमारा टॉपिक बचा इसकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आपको पता है चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेम एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम इसकी करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो आप देखिए मोलैलिटी एम, एम कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, पिछले टॉपिक में किया था डिटो, वो ये दोबारा से नहीं कर रही मैं इसीलिए। अब डेल्टा टीएफ आपको पता ही है किसके इक्वल होता है? केएफ इनटू एम के। ये वैल्यू एम की यहाँ पुट कर दो, तो बताओ क्या फॉर्मूला बना? डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू। ये आपका फॉर्मूला बना, और ये तो बता रखा है कई बार डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, मेरे ख्याल से ये सब तुम खुद कर ही लोगे। व्हाट इज डब्ल्यू बी? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। एम बी क्या होगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और डब्ल्यू ए क्या होगा? गिवन मास ऑफ सोलवेंट, गिवन मास ऑफ सोलवेंट। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला हुआ। डेल्टा टीएफ आपको पता ही है कैसे निकालना है। ठीक है, तो इस पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लो। अभी हो गया बेटा?
अब करें इसे आगे। अब इसके आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे टर्म्स एक तो और है, वो भी करनी है। एक डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में काम आ जाता है। केएफ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। केएफ, केएफ क्या होता है आप सबको पता है। केएफ इज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो केएफ को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है एम आर, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, टीएफ का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा एच फ्यूजन इनटू में 1000। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, के एफ निकालने का, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट निकालने का। अब यहाँ पे जो ये कैपिटल एम है, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और आर आपको पता ही है, गैस कांस्टेंट है। टी एफ क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर। और डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और क्या बचा अभी, केएफ, केएफ तुम्हें पता ही है, केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। और फ्यूजन होता क्या है, जब कोई सॉलिड मेल्ट होके किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, मेल्ट होके एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट इज नोन एज द फ्यूजन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ डायरेक्टली बेटा के एफ निकालने का, ओके। m into r into df square डिवाइड बाय डेल्टा h फ्यूजन इनटू में 1000। ऐसे सेम kb निकालने का फॉर्मूला भी था, वहां पे सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ टी बी आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ वेपोराइजेशन, क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन। तो सेम फॉर्मूला है। इसके बाद बेटा इसमें एक दो क्वेश्चन और भी एग्जाम में आते हैं, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन और डी आइसिंग एजेंट। जो चीज किसी सॉल्वेंट को फ्रीज होने से, जमने से रोकती है, उसे हम बोलते हैं एंटीफ्रीज सॉल्यूशन या डी आइसिंग एजेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्वेंट जो किसी लिक्विड को फ्रीज होने से रोकता है, दैट इज नोन एज एंटीफ्रीज सॉल्यूशन और डी आइसिंग एजेंट। देखिए इसका मतलब क्या है, तो टॉपिक का नाम है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, और इसी को हम बोलते हैं डी आइसिंग एजेंट। एंटीफ्रीज सॉल्यूशन और डी आइसिंग एजेंट, जो सॉल्यूशन किसी भी सॉल्वेंट को फ्रीज होने से रोकता है, उसे हम बोलते हैं एंटीफ्रीजिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इट प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ ए सॉल्वेंट, इट प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ ए सॉल्वेंट। जो एंटीफ्रीज सॉल्यूशन है, वो किसी भी एक सॉल्वेंट को फ्रीज होने से रोकते हैं, जमने से रोकते हैं। एंटीफ्रीज सॉल्यूशन प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा, जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं जहाँ स्नोफॉल होता रहता है बहुत ज्यादा, तो वहां जो रेडिएटर में पानी डालते हैं, कार के रेडिएटर में, वो पानी जम जाता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। तो उस पानी को जमने से रोकने के लिए हम उसमें डालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 CH2 OH OH, इथेन 1,2 डाई। इसे हम यूज करते हैं, यूज इन कार रेडिएटर्स। ये कहाँ यूज होता है, कार के रेडिएटर्स में यूज होता है। इट इज यूज इन कार रेडिएटर्स टू प्रिवेंट, किसमें, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ ए वाटर इन, किस एरिया में बेटा, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ ए वाटर इन
स्नोई एरिया, जहां भी बर्फ वगैरह गिरती है ना, वहां पे पानी जम जाता है का रेडिएटर ऑफ कार का, तो उसे फ्रीज होने से बचाता है ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल तुम देखा हो बेटा, बहुत हैवी स्नोफॉल हुई है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो उस स्नो को मेल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्ट का स्प्रे करवाते हैं। ठीक है, तो सोल्ट के स्प्रे से भी क्या है, जो वाटर है वो फ्रीज होने से रुकता है, सोल्ट और पानी को जमने से रोकती है। ठीक है, तो NaCl और CaCl, सोल्ट में आएगा NaCl एंड CaCl2, इन दोनों का भी एक ही काम है। जो NaCl है ना, ये फ्रीज करता है वाटर को -20 डिग्री तक, और CaCl2 जो है ना, ये वाटर को फ्रीज कर देता है -55 डिग्रीज तक। मतलब अगर हमने वाटर में क्या डाल दिया, NaCl, सिंपल वाटर कब फ्रीज होता है, 0 डिग्री के ऊपर, लेकिन अगर मैंने वाटर में क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, या वाटर में क्या डाल दिया, CaCl2 डाल दिया, तो NaCl डालने के बाद जो वाटर है वो फ्रीज नहीं हो पाता -20 डिग्री तक, और अगर मैं CaCl2 डाल देती हूँ तो वही वाटर फ्रीज नहीं हो पाता -55 डिग्री तक भी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हुए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डी आइसिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, इसी के साथ में आपका जो ये टॉपिक था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ये कंप्लीट होता है। उससे पहला टॉपिक आपका क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको इन सभी को ना कंपेयर कर करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया बेटा, या कोई डाउट है इसमें? मैम ये जो टेम्परेचर लिख रखी है, सिंपल वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, लेकिन अगर मैंने वाटर में सोल्ट डाल दिया ना, तो वही पानी फ्रीज नहीं होगा -20 डिग्री तक भी। समझ गया बात को? तो यस मैम। ये सोल्ट क्या कर रहा है, ये वाटर को फ्रीज होने से रोक रहा है, जो ये सोल्ट है ये वाटर को फ्रीज होने से रोकेगा। और अगर मैंने CaCl2 डाल दिया तो ये पानी को जमने नहीं देगा -55 डिग्री तक भी। तो इन दोनों का काम ही क्या है, दीज आर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, मींस ये पानी को फ्रीज होने से रोक रहे हैं, उसको बचा रहे हैं फ्रीज होने से। तो बस ये है बेटा, NaCl फ्रीज होने से ठीक रोक है रहा मैम। है और CaCl2 रोक रहा है -55 डिग्री तक। बेटा अब इसके बचे न्यूमेरिकल, अब हमें इसके करने हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जैसा न्यूमेरिकल बॉइलिंग पॉइंट वाले का था ना, सेम न्यूमेरिकल ऐसे किसका होगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाले का होगा। तो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं, मैं बता देती हूँ तुम्हें करने हैं। जो आप लोग अगर बुक साथ में लेके बैठे हो ना, तो अपनी बुक में बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो एलिमेंट है A and B form compound having formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 ग्राम of benzene। बेंजीन का पता है फॉर्मूला C6H6, 1 ग्राम of AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 ग्राम of AB4 lower the freezing point by 1.3 Kelvin। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट तुम्हें गिवन है 5.1 केल्विन। आपको एटॉमिक मास निकालना है ए और बी का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन आपका। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रही हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें दो कंपाउंड है AB2 और AB4, पहले दोनों का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो पहले मोलर मास निकालते हैं AB2 का, और यहाँ मोलर मास निकाल लेते हैं AB4 का। ठीक है, तो आपको पता है मोलर मास कैसे निकलते हैं, अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला करवाया था, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो मोलर मास निकालना है तो क्या बन जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय WB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा TF, यही फॉर्मूला है। तो अब आप देखिए बेटा इसमें डेल्टा TF की वैल्यू, तो जो AB2 है वो कितना डिप्रेस कर रहा है, पहले बेटा सॉरी KF क्या है बेंजीन का 5.1, और WB बेंजीन का गिवन मास, सॉरी सोल्यूट का गिवन मास कितना है 1 ग्राम,
डेल्टा टीएफ है 2.3 केल्विन इंटू 1000, और बेंजीन कितने ग्राम ली है इसने, बेंजीन का मास इसने लिया है 20 ग्राम। तो आप इसको सोल्व करें, ऐसे मोलर मास किसका निकालोगे, AB4 का, वैल्यू ऑफ टीएफ तो सेम रहेगी 5.1, इसका भी मास सेम है 1 ग्राम ही है सोल्यूट का, लेकिन ये डिप्रेस कितना कर रहा है 1.3 केल्विन इंटू 1000, सोलवेंट का मास आपका सेम है 20, हो गया। तो यहाँ से आप मोलर मास निकाल लोगे AB2 का और AB4 का। ओके, दोनों का आप लोग सोल्व कर लें, क्या आंसर इसका आएगा जब मोलर मास निकालोगे दोनों का, एक बार सोल्व करो क्या आता है बेटा। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो AB2 का मोलर मास तो आएगा 110.87, और जो आपका AB4 है ना, इसका आपका जो मोलर मास है वो आएगा 196.15। ठीक है, अब बेटा मोलिकुलर मास तो निकल गया, अब हमें इन दोनों का एटॉमिक मास निकालना है। तो आप देखो AB2 किससे बना है, एक एटम तो A का है और 2 एटम B के हैं, इस पूरे का मोलिकुलर मास क्या आया 110.87, और दूसरा क्या है बेटा बोलो, सेकंड है AB4, इसमें एक एटम तो A का है और 4 एटम B के हैं, और टोटल उसका मोलिकुलर मास कितना आया 196.15। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो A से A कैंसिल, क्या बचा माइनस का 2B इक्वल टू माइनस का, इसमें से ये माइनस करो बेटा, क्या आएगा इसको माइनस करने पर 85.28 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो आप बताओ B की वैल्यू क्या हो जाएगी 85.28 डिवाइड बाय 2, तो बताओ बेटा B क्या आया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो B का एटॉमिक मास क्या आया 42.64। ऐसे आप किसका एटॉमिक मास निकाल लोगे, A का एटॉमिक मास अभी निकला है B का, सेम ऐसे किसका एटॉमिक मास निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ B पुट करके यहाँ पे A का निकाल लोगे। ठीक है, तो भैया आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 21 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ठीक है बेटा, तो इतना आज आप लोग कर लेना सभी, और साथ में आप प्रैक्टिस कर लेना बाकी अपने क्वेश्चंस की, बुक में से इसी टॉपिक के क्वेश्चन आप कर लेना। और कोई डाउट है किसी को? बेटा कृतिका इतने लेट क्यों आया आप क्लास में?